Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. रेलिवेंट आर्टिकल है आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28. ये फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में हर सिटीज़न को, हर पाकिस्तान के शहरी को इनका नॉलेज होना चाहिए. इन फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी अटैच हैं, कुछ कंडीशंस भी अटैच हैं. आज हम इस चैप्टर को, इन फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 8, द फर्स्ट फंडामेंटल प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 8, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड. कोई भी ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि इस चैप्टर में आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 में प्रोवाइडेड हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट होगा तो वो लॉ वॉइड होगा. सब आर्टिकल 1, एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. कोई भी ऐसा लॉ, कानून या कोई भी ऐसी कस्टम, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कस्टम्स होती हैं जो एज अ लॉ ही ट्रीट की जाती हैं. कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसी कस्टम, इन सो फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड. वो लॉ, वो कस्टम जो कि इनकंसिस्टेंट होगी, रिपग्नेंट होगी, मुतज़ाद होंगी इन फंडामेंटल राइट्स से जो कि इस चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड है, जिस हद तक वो मुतज़ाद होंगे उस हद तक वो लॉ या वो कस्टम वॉइड होंगे. ये आर्टिकल 1 में बताया गया. सब आर्टिकल 2, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स सो कन्फर्ड एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वॉइड. सब आर्टिकल 2 में बताया गया कि स्टेट, रियासत कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि इन फंडामेंटल राइट्स से मुतज़ाद हो, इनसे इनकंसिस्टेंट हो, जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को मुख्तसर कर रहा हो, वापस ले रहा हो. जिस हद तक वो इनसे इनकंसिस्टेंट होगा इन फंडामेंटल राइट्स से, उस हद तक वो लॉ जो स्टेट ने बनाया है वो वॉइड होगा. क्लियर टर्म्स में बता दिया. नेक्स्ट है सब आर्टिकल 3. सब आर्टिकल 3 में एक्सेप्शंस बताई गई हैं इस आर्टिकल 8 की, कि वो कौन से लॉज हैं जिन पे ये आर्टिकल 8 एप्लीकेबल नहीं होता. द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू. अब किन पे अप्लाई नहीं होंगी इस आर्टिकल 8 की प्रोविजंस जो हैं. नंबर 1, एनी लॉ रिलेटिंग टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और ऑफ द पुलिस और ऑफ such other forces as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them. जो पहला इसमें बताया गया सब आर्टिकल 3 में, वो बताया गया कि आर्म्ड फोर्सेस या फिर पुलिस या कोई भी ऐसी फोर्सेस जिनका ड्यूटी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, उनके लॉज पे ये आर्टिकल 8 अप्लाई नहीं होता. ये पहली एक्सेप्शन है. अब ये जो आर्टिकल 8 है ये बेसिकली यहाँ तक ही हमारे लिए रेलेवेंट है. इसके बाद जो दूसरी एक्सेप्शन बताई गई है सब आर्टिकल 3 में, उसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट कैजुअल है और उसका पार्ट 1 है, उनमें जो लॉज बताए गए हैं वो 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले वो एप्लीकेबल थे लॉज जो फर्स्ट कैजुअल में बताए गए हैं, उन पे ये आर्टिकल 8 अप्लाई नहीं होता. सेकेंडली सब आर्टिकल 4 में ये बताया गया कि जो फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 2 में जो लॉज बताए गए हैं उनको लेजिस्लेचर जो है कोशिश करेगी कि विद इन 2 ईयर्स वो इन फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अकॉर्डिंगली उनको अमेंड करे. फिर नेक्स्ट बताया गया है कि अगर वो विद इन 2 ईयर्स नहीं कर सकती तो फिर लेजिस्लेचर जो है उसको 2 साल के लिए 6 मंथ्स के लिए ये टाइम को एक्सटेंड कर सकता है. एनी हो, आर्टिकल 8 हमारा सब आर्टिकल 3 के क्लॉज ए तक ही रेलेवेंट है, उसके बाद हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है. बेसिकली यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 8 में कि कोई भी लॉ या कोई भी कस्टम जो कि इनकंसिस्टेंट होगी इन फंडामेंटल राइट्स से जो कि इस चैप्टर में प्रोवाइडेड हैं, तो वो उस हद तक वॉइड होगा. अब इसी आर्टिकल 8 का सब आर्टिकल 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन.
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चैप्टर 1 में ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये किसी भी सूरत में इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको एक्सप्रेसली कोई प्रोविज़न ऐसी प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू इनको सस्पेंड किया जा सकता है, तो हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। बट हमारे मुल्क में जब भी मार्शल लॉ वगैरह आता है तो पहला काम जो भी डिक्टेटर आता है वो यही करता है कि इन फंडामेंटल राइट्स को वो सस्पेंड कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सब आर्टिकल 5 ऑफ आर्टिकल 8 ये सस्पेंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये आर्टिकल में हमें बेसिकली दो बातों की सिक्योरिटी दी गई है। नंबर 1 लाइफ, अब और सेकेंडली लिबर्टी। अब ये लाइफ जो है ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है यहाँ पे। अब किसी की आप जान नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। स्टेट इंश्योर करती है कि वो हर सिटीज़न की जान की हिफाजत करेगी। सेकेंडली लिबर्टी, किसी भी बंदे की, हर बंदे को सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि किसी बंदे को भी कैद नहीं किया जा सकता, वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन आगे वर्ड यूज़ किया है सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब है कि अगर तो कानून कहता है तो आप उसकी लाइफ भी ले सकते हो, तो आप उसकी लिबर्टी को भी कर्टेल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, एक अगर पर्सन ने किसी का मर्डर किया है, कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है और उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड करती है, फिर उसको कोर्ट यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, उसकी लाइफ ले सकती है। यहाँ पे वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे आर्टिकल 9 में ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है कि मेरी राइट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दी गई है, आप मुझे मेरी जान नहीं ले सकते हो। नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है आप कर सकते हो। सेकेंडली लिबर्टी। अब इसी तरह किसी बंदे को अगर जो पुलिस वगैरह अरेस्ट करती है तो क्या वो ये कह सकता है कि जी मुझे आर्टिकल 9 में ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है कि मुझे आप मेरी लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते? नहीं, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई है, केस रजिस्टर हुआ है, तो डेफिनेटली अगर कानून कह रहा है कि इसका अरेस्ट करना ज़रूरी है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हो। सो आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी टू लाइफ और लिबर्टी प्रोवाइड किए गए हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू वन रिस्ट्रिक्शन कि अगर तो कानून कहता है तो ये आप पे आर्टिकल 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये राइट टू लाइफ, इसमें ये ब्रॉडर वर्ड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी ऐसा काम करना, फॉर इंस्टेंस ज़िंदा रहने के लिए बंदे को अर्निंग की ज़रूरत होती है, अगर उसको तनख्वाह ही नहीं दी जा रही तो यहाँ पे राइट टू लाइफ उसका जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो प्रोवाइडेड है। सेम वे ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर किसी सूबे में, जैसे कि हमारे सिंध में है, वहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी की वजह से किसी की अगर खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है, तो ये प्रोवाइड करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऐसे मेजर्स करने हैं स्टेट ने कि आपका राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी जो है वो सिक्योर हो। लेकिन अगर कानून में कहीं प्रोवाइडेड है कि आप किसी की राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हो, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ किया जा सकता है। एनी हाउ, दिस वाज आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 10 सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। ये बड़ा लेंथी आर्टिकल है, अगर कोई देखना चाहे तो डिटेल में वहाँ पे देख सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बताता हूँ कि दो किस्म के सेफ गार्ड्स बताए गए हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको बताना है कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसको अपना वकील करने की इजाज़त देनी है। सेकेंडली, अगर उसको विदिन 24 आवर्स अरेस्ट के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने आपने प्रोड्यूस करना है, जिस भी एजेंसी ने उनको अरेस्ट किया है। अब सेकंड पार्ट आ जाता है डिटेंशन का। डिटेंशन मीन नज़रबंदी। कोई भी ऐसा पर्सन जो मुल्क की इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहा है तो स्टेट के पास पावर है कि उसको वो डिटेन कर सकते हैं, उसको नज़रबंद कर सकते हैं।
अब इसमें आगे पूरा प्रोसीजर बताया गया कि अगर तो उसको डिटेन करना है तो 3 मंथ्स के लिए करना है, उसके बाद अगर फर्दर उसको डिटेन करने की ज़रूरत है तो आपने रिव्यू बोर्ड के पास जाना है। फिर अब अगर तो उसको फेडरल लॉ के अंडर डिटेन किया है तो फेडरल रिव्यू बोर्ड होगा। अगर उसको प्रोविंशियल लॉज के अंडर अरेस्ट किया डिटेन किया है तो प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड होगा। फिर उसके आगे फॉर्मेशन बताई है इस आर्टिकल 10 में। सो अगर डिटेल में देखनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। अब ये 18th अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को डाला गया है। For the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया कि चाहे सिविल केस हो चाहे कोई क्रिमिनल केस हो किसी पर्सन के अगेंस्ट, एक तो उसको फेयर ट्रायल दिया जाना चाहिए, सेकेंडली ड्यू प्रोसेस यानी पूरा प्रोसेस अडॉप्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अगर किसी पे कोई चार्ज लगाया, कोई एलिगेशन लगाया तो स्ट्रेट वे उसको कोर्ट कन्विक्ट कर देगी, नहीं, फेयर ट्रायल होगा, उसको अपने डिफेंस देने का मौका दिया जाएगा। प्लस जो प्रोसेस कानून में प्रोवाइडेड है, जैसे सिविल लॉ के लिए अगर कोई सिविल केस है तो पूरा प्रोसीजर बताया गया है सीपीसी में, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो पूरा प्रोसीजर बताया गया है सीआरपीसी में। वो जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं, ड्यू प्रोसेसेस हैं किसी भी केस को कंक्लूड करने के लिए, वो अडॉप्ट किए जाएंगे। आर्टिकल 10A ये कह रहा है किसी को स्ट्रेट वे आपने किसी की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस आपने डिटरमिन नहीं करने, किसी कोर्ट ने भी किसी को भी विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसीजर विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, उसको अडॉप्ट किए बगैर भी आपने किसी को कन्विक्ट नहीं कर देना। ये आर्टिकल 10 है बेसिकली। अब इसको अगर थोड़ा सा देखें तो ये एक ऐसा आर्टिकल है, बिल्कुल होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस भी होना चाहिए, फेयर ट्रायल का हक भी होना चाहिए, बट नॉर्मली इसी को फिर ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है। अब एलीट क्लास जो बड़े बड़े लोग हैं वो ड्यू प्रोसेस का सहारा लेके तो फिर उनके केस तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, इसी को वो एब्यूज़ करते हैं। एनी हो, अब मैं उसकी ज़्यादा डिबेट में नहीं जाता हूँ, लेकिन आर्टिकल 10A में सिंपली ये कहा कि ड्यू प्रोसेस भी अडॉप्ट करना है आपने और फेयर ट्रायल भी होना है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 11, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा प्रोहिबिटेड। अब कुछ बातें यहाँ पे प्रोहिबिट कर दी गई हैं, वो कौन सी है? सब आर्टिकल 1, स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form। क्लियर कट वर्ड में सब आर्टिकल 1 में ये कहा गया कि स्लेवरी, ग़ुलामी, कोई भी पर्सन स्लेव नहीं बना सकता, किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकता। कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान में जो कि स्लेवरी को परमिट कर रहा हो, इसको फैसिलिटेट कर रहा हो, जिस तरह के हमारे जागीरदाराना निज़ाम में वो ग़ुलाम वगैरह होते हैं। अब मैंने पहले ही कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइडेड हैं, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अब भी अगर आप जागीरदारी निज़ाम में जाओ तो देखो वहाँ पे ग़ुलाम टाइप ही होते हैं सारे, उन्होंने अपने रखे होते हैं। नहीं हो, आर्टिकल 11 में क्लियर कट वर्ड्स में, सब आर्टिकल 1 में बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स में ये कहा है कि किसी को भी ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। सब आर्टिकल 2, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोहिबिटेड। अब इसके सब आर्टिकल 2 में दो बातें कर दी हैं। फोर्स्ड लेबर, जबरी मशक्क़त नहीं किसी से करवाई जाएगी, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये मशक्क़त करो। फॉर इंस्टेंस जैसे अब ये भट्टों वगैरह पे होता है, हमारे पास केसेस भी इनके आते रहते हैं, उनसे जबरी मशक्क़त वगैरह करवाई जाती है। सो ये प्रोहिबिटेड है, किसी भी पर्सन से फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती इन पाकिस्तान में। आर्टिकल 11 में क्लियर है। सेकेंड, जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ये जो इंसानी स्मगलिंग वगैरह होती है, ये ममनू है, किसी को अलाउ नहीं है कि वो इंसानों की स्मगलिंग का काम करे। सब आर्टिकल 2 था ये 11 का। नाउ सब आर्टिकल 3, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। अब ये आर्टिकल की अगर लैंग्वेज देखें सब आर्टिकल 3 की 11 की, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है, उसको ना तो किसी फैक्ट्री में काम करवाया जा सकता है, ना किसी माइन में भी, या किसी ऐसी जगह पे उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकता जो कि
ख़तरनाक जगह हो, फैक्ट्री वगैरह, माइन वगैरह, इनमें कहीं पे भी किसी भी बच्चे से जिसकी एज 14 ईयर्स 14 साल से कम है उससे आप काम वगैरह नहीं करवा सकते। लेकिन अगर इसके दूसरे मीनिंग देखें तो वैसे तो माइनर की एज पाकिस्तान में 18 ईयर्स तक है। 18 साल तक का जो चाइल्ड होता है वो माइनर गिना जाता है। तो 14 साल तक नहीं, लेकिन 14 से ऊपर 14 से 18 साल तक का हो तो आप उससे करवा सकते हो। एनी हो, ये दूसरी साइड थी सब आर्टिकल 3 की। सब आर्टिकल 4 ऑफ आर्टिकल 11, इसमें एक्सेप्शन एक बताई गई है जो कि सब आर्टिकल 11 पे अप्लाई, इन सिचुएशंस में सब आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होता। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट कंपलसरी सर्विस। अब कंपलसरी सर्विस पे आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, बाई एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ। किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया था, फिर उसको पनिश किया गया, वो उसके दौरान अगर उससे कोई कंपलसरी सर्विस ली जा रही है तो उस पर आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली, बी रिक्वायर्ड बाई एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस। किसी पब्लिक पर्पस के लिए लोगों को कंपलसरी सर्विस उनसे ली जा रही है तो इन दोनों सिचुएशंस में आर्टिकल 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। Provided that no compulsory service shall be of a cruel nature or incompatible with human dignity। इंसान की जो डिग्निटी होती है ना, उसके कंपैटिबल, उसके मुताबिक होनी चाहिए वो कंपलसरी सर्विस वो जो करवाई जा रही है। सेकेंडली, वो क्रूअल नेचर की भी नहीं होनी चाहिए। इतनी नहीं कि एक बंदे को आप कहें कि 24 घंटे ही वो ये काम करता रहे। फॉर इंस्टेंस किसी को कह रहे हैं 24 घंटे आप ये ईंटें उठा के छत पे चढ़ाते रहो, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो इस किस्म की क्रूअल नेचर की ये जो कंपलसरी सर्विस होगी जिस पे आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं हो रहा, वो क्रूअल नेचर की नहीं होगी और इंसान की जो डिग्निटी होती है उसके कंपैटिबल ही होगी। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट को समझते हैं कि ये क्या है। मैंने आज से 1 साल पहले कोई एक एक्ट किया था या कोई ओमिशन की थी जो कि उस वक़्त उससे रिलेटेड कोई लॉ मौजूद नहीं था, वो एक्ट ऑफेंस नहीं था। बट 1 साल के बाद आज मेरा वो एक्ट उससे रिलेटेड लॉ बन गया है और वो एक ऑफेंस है, उसको करने से पनिश किया जाएगा आपको, ये कानून बन चुका है। तो मुझे आज उस अपने 1 साल पहले किए हुए एक्ट पे, जबकि उस वक़्त वो ऑफेंस नहीं था, आज उस पे चूँकि वो ऑफेंस बन चुका है, मुझे उस पे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। सब आर्टिकल 1 स्टेट्स नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन। कोई भी कानून ऑथराइज नहीं करेगा कि किसी पर्सन को पनिश किया जाए। नंबर 1, फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन। जिस वक्त वो एक्ट या ओमिशन किए गए थे, अगर वो उस वक्त ऑफेंस नहीं थे और आज मुझे अब अगर कानून बन गया तो उस एक्ट या ओमिशन पे पनिश नहीं किया जा सकेगा किसी भी पर्सन को। बी, for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time of the offence was committed। इसमें भी दूसरी बात ये आ गई कि एक तो अगर वो उस टाइम ऑफेंस नहीं था तो अगर आज बन गया तो मुझे अपने पिछले एक्ट पे पनिश नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर मैंने एक एक्ट किया जिसकी पनिशमेंट उस आज से 1 साल पहले, फॉर इंस्टेंस मैंने एक एक्ट किया जो कि ऑफेंस था जिसकी पनिशमेंट 1 साल थी, आज 1 साल के बाद उस लॉ को अमेंड कर दिया गया और उस एक्ट की पनिशमेंट अगर 7 साल कर दी गई है तो ये नहीं हो सकता कि मुझे आज उस एक्ट की पनिशमेंट जो है 7 साल दी जाएगी। नहीं, मैंने जिस वक्त एक्ट किया उस वक़्त जो लॉ मौजूद था उसमें जो पनिशमेंट दी गई थी मुझे वही दी जाएगी। मुझ पे ये अमेंडमेंट जो बाद में उस पे अमेंडमेंट की गई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ना ही कोई डिफरेंट काइंड की अगर बढ़ाने, एक तो हो गया ना कि बढ़ा दी जाए पनिशमेंट, और सेकेंडली अगर कोई और सज़ा, फॉर इंस्टेंस अगर मर्डर की सज़ा आज से 1 साल पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी और किसी ने वो एक्ट कर लिया, मर्डर कर दिया, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ही सज़ा दी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि अगर आज उस मर्डर की सज़ा कानून में डेथ कर दी गई है तो मुझे डेथ दी जाएगी या उस पर्सन को डेथ की पेनल्टी दी जाएगी।
जिस पर्सन ने जिस वक्त पे जो एक्ट किया उस वक्त जो लॉ थे उसके मुताबिक ही उसको पनिश किया जाएगा। अब इसकी सब आर्टिकल 2 में 12 की एक्सेप्शन बता दी गई है। नथिंग इन क्लॉज 1 जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से रिलेटेड, और इन आर्टिकल 270 शैल अप्लाई टू एनी लॉ मेकिंग एक्ट्स फॉर ऑफ एब्रोगेशन और सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स ऑफ पाकिस्तान एट एनी टाइम सिंस। अब इसकी एक्सेप्शन में ये कहा गया है कि ये जो हम आर्टिकल 12 पढ़ के आए हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से रिलेटेड, ये एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे अगर किसी पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया है, इसको सस्पेंड वगैरह किया है, जैसे कि आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल 270 में इसके रिलेटेड बताया गया है। 1956 से रिलेटेड ये लॉ तब से ही अप्लाई होगा, इस पे आर्टिकल 12 अप्लाई नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जाएगी अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया है, सबवर्ट किया है, इसको एब्रोगेट किया है, तो उन पे आर्टिकल 12 अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रीमेशन। अब दो बातें हैं इस आर्टिकल में, डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रीमेशन। नो पर्सन नंबर 1 shall be prosecuted or punished for the same offense more than once। किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस से रिलेटेड एक दफ़ा ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक दफ़ा ही मुकदमा चलाया जा सकता है और एक ऑफेंस की एक दफ़ा ही सज़ा दी जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन को आज उसके अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस लॉन्च किया गया, फिर वो उसमें क्विट हो गया, अब स्टेट ये कि नहीं ये क्विट हो गया, हम दोबारा इस पर यही केस तो चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, एक दफ़ा ही प्रोसिक्यूट करना है और अगर किसी पर्सन को एक दफ़ा सज़ा हो या 1 साल की होगी, आप उस पर दोबारा केस कर दो, वही ट्रायल वही केस दोबारा शुरू कर दो कि नहीं इसको मैंने ज़्यादा सज़ा दिलवानी है। नहीं, किसी भी पर्सन को एक दफ़ा उसके अगेंस्ट जो केस लॉन्च किया गया एक दफ़ा ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और एक दफ़ा ही उसको सज़ा दी जा सकती है एक ऑफेंस की। नंबर 2 shall when accused of an offence be compelled to be a witness against himself। ये कन्फेशन से रिलेटेड बात की गई है। सेल्फ इंक्रीमेशन, किसी भी पर्सन को जो कि किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड हो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कन्फेशन करो, आप अपने इस जुर्म को मानो। कन्फेशन हम कानून शहादत ऑर्डर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि ये वॉलंटेरिली होना चाहिए, अंडर कोर्शन नहीं होना चाहिए, किसी को फोर्सफुली आप नहीं कह सकते कि आप कन्फेशन करो। ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 13 में बताया गया। सो आर्टिकल 13 में दो बातें हैं, एक तो डबल पनिशमेंट नहीं होगी, किसी को एक ही ऑफेंस में ना तो एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना ही एक से ज़्यादा दफ़ा उसको सज़ा दी जाएगी। सेकेंडली, किसी भी ऑफेंस के एक्यूज़ को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कन्फेशन करो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 14 इनवॉयबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। सब आर्टिकल 1 द डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवॉयबल। अब इसका मतलब है इसमें दो बातें आ गई है। तो डिग्निटी ऑफ मैन, देखिए जो इंसान की इज़्ज़त है ना उसका ख्याल रखना है हर हाल में, ये है डिग्निटी ऑफ मैन। फॉर इंस्टेंस अगर पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्ट किया है जो कि जिसने कोई थेफ्ट कोई चोरी वगैरह की है, तो उसको अरेस्ट करे और थाने में ले जाए। अब ये नहीं हो सकता कि पुलिस पहले तो उसके कपड़े वगैरह उतारे, फिर उसका मुंह काला करे, फिर उसको गधे पे बिठाए, फिर उसको घसीटते हुए लेके जाए थाने। ये डिग्निटी ऑफ मैन के अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ही सारा प्रोसीजर करना है। इस आर्टिकल में 14 में ये कहा गया है, उसको अरेस्ट करो और थाने लेके जाओ। सेकेंडली, सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम, यानी प्राइवेसी ऑफ होम का ख्याल रखना है। अगर किसी के घर में पुलिस वगैरह ने एंटर होना है या किसी भी पुलिस ने एंटर होना है तो उन्होंने कोई सर्च वारंट वगैरह लेके जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली घर में फीमेल्स भी होती हैं। सो इसलिए सब्जेक्ट टू द लॉ प्राइवेसी ऑफ होम का ख्याल रखना है। आर्टिकल 14 में पहली बात तो ये आ गई। सब आर्टिकल 2 नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी पर्सन से एविडेंस लेने के लिए उस पर टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ये क्लियर कट सब आर्टिकल 2 में आर्टिकल 14 में कह दिया गया। देखिए जो वो रिमांड पे लेना होता है पुलिस ने, हमारे दिमाग में तो यही है कि रिमांड का मतलब फ़िज़िकल रिमांड ले लिया तो पुलिस ने मारना पीटना है।
नहीं, पुलिस नहीं मार सकती। ये आर्टिकल 14 में क्लियर कट मेंशन कर दिया गया, किसी भी पर्सन पे टॉर्चर नहीं किया जा सकता, ये डिग्निटी ऑफ मैन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एटसेट्रा। Every citizen shall have right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part of the Pakistan। देखिए ये आर्टिकल 15 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कहीं भी जाके वो रह सकता है, अपनी रिहाइश बना सकता है। किसी भी, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं चाहूँ तो मैं पार्क में चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो लाहौर चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो कराची चला जाऊँ, ये मेरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आर्टिकल 15 में मैं पाकिस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी रह सकता हूँ, बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है ये कि अगर तो लॉ ने, कानून ने किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोका हुआ है तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मुझे तो आर्टिकल 15 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी गई है, मैं तो जा सकता हूँ। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल अगर रीसेंट देखें तो मरी में क्या हुआ, 20+ लोगों की डेथ होगी, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पे इम्पोज कर दिया कि अब लोग मरी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये लॉ उसके पास, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी। हम वहाँ पे जाके, अब वहाँ पे पुलिस रोक रही है कि आपने मरी के अंदर एंटर नहीं होना, तो वहाँ पे जाके कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आर्टिकल 15 में बताया गया, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। नहीं, अगर सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में था कि मरी में हालात इतने ख़राब हैं, नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना। सो यहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइडेड है, कहीं पे भी आप पाकिस्तान में जाकर रह सकते हो, रिहाइश इख्तियार कर सकते हो, या आज आप आ जा सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को वहाँ पे जाने देना चाहे, किसी भी पर्सन को वहाँ पे जाने देना चाहिए तो वो रोक सकती है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली। Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of public order। अब ये आर्टिकल 16 में भी फ्रीडम ऑफ असम्बली दी गई है, यानी अब इसकी एग्जांपल ले लें तो जिस तरह ये मुख्तलिफ़ पार्टीज़ वगैरह एहतजाज करती हैं, धरने करती हैं, तो इनको अलाउ है फ्रीडम ऑफ असम्बली के, लोग वहाँ पे जाके इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पीसफुली जाना है, विदाउट आर्म्स जाना है। ये नहीं कि डंडे सोटे लेके आप चले जाओ वहाँ पे, आपके पास आर्म्स हो, फायर आर्म्स आप लेके चले जाओ कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ असम्बली है। नहीं, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको अलाउ तो किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सो फ्रीडम ऑफ असम्बली है। हम इसी वजह से ये सियासी जमातें हो गई, ये धरने वगैरह, लॉन्ग मार्च और ये जलसे जुलूस करती हैं। पीसफुली आप वहाँ पे जा सकते हो, विदाउट आर्म्स आप जा सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16 में प्रोवाइडेड। Next is Article 17, freedom of association. Sub Article 1, every citizen shall have right to form associations or unions subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality। सब आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 17 में ये बताया गया कि हर पाकिस्तानी शहरी के पास ये राइट होगा कि वो अपनी कोई एसोसिएशन बना ले, अपनी कोई यूनियन वगैरह बना ले, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको ऐसे काम नहीं करने के लिए एसोसिएशन या यूनियन बनाने हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हों, जो कि पब्लिक ऑर्डर को तबाह कर रहे हों। ऐसी यूनियन बना लो जिसमें आर्म्ड बंदे रखे हों, लोगों को बाहर मारना पीटना शुरू कर दें। सो यूनियन और एसोसिएशन बनाने की इजाज़त है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सब आर्टिकल 2, एवरी सिटीज़न नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। पहली बात कि हर शहरी, लेकिन शर्त ये है कि वो पाकिस्तान की सर्विस में ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अलाउ नहीं है।
एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसके पास ये राइट है हर शहरी के पास कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. इस आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में पहली बात तो ये कर दी गई है कि कोई भी शहरी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट शर्त ये है कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई ना हो, सरकारी मुलाजिम वगैरह ना हो, वो नहीं बना सकते ना ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये कह दिया गया है कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो वो उसको बैन वगैरह कर सकती है, उसके लिए वो रेफरेंस बनाएगी और उस रेफरेंस पे फाइनल जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट देगी कि इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है या नहीं करना है। सब आर्टिकल 3, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। के सब आर्टिकल 3 में ये कह दिया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंट फॉर होगी कि उसने अपना बताना है कि उसके पास ये जो फंडिंग आ रही है, ये पैसे आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन में पिटीशन वगैरह अगर आज रिसेंट भी देखें तो सारी पार्टियों ने एक दूसरे की फंडिंग के रिलेटेड पिटीशंस फाइल की हैं कि अपनी फंडिंग को हर पॉलिटिकल पार्टी ने जस्टिफाई करना है कि उनके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड और प्रोफेशन सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ़ एनी, अगर कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं उनके मुताबिक, इफ़ एनी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, कानून ने कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह बताई दी हैं तो उनके मुताबिक एवरी सिटीज़न शैल हैव राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन। पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी लॉफुल प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और ऑक्यूपेशन और टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिज़नेस, या कोई भी वो लॉफुल ट्रेड या बिज़नेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए अगर तो कानून ने कोई लॉफुल क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं कि आपने इनको ही पूरा करना है तो उनके मुताबिक। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ, लॉ के प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लॉ हमें ये कह रहा है कि कानूनदान एडवोकेट वही बनेगा जो लॉ की डिग्री लेगा, फिर वो लाइसेंस मिलेगा, फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है एज ए लॉयर। कोई भी पर्सन उस यहाँ पे आर्टिकल 18 का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहे कि जी मैंने वकील बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, रेलेवेंट डिग्री उसने ली नहीं है तो वो जाके डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर दे, वकील की प्रैक्टिस शुरू कर दे। सो जो भी प्रोफेशन आपने अडॉप्ट करना है आप कर सकते हो, जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हो वो कर सकते हो जी, लेकिन जो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके ही आप कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, अब ये आगे कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं जो कि इस आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। नंबर 1, द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय ए लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी अगर किसी बिज़नेस को करने के लिए कोई कानून ये है कि आपने कोई लाइसेंस वगैरह लेने हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये केबल के जो नेटवर्क लोग चलाते हैं इनको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पहली बात ये है कि अगर आपको आज़ादी तो है कि आप जो मर्ज़ी प्रोफेशन ज्वाइन कर सको, जो भी आप बिज़नेस करना चाहो, लेकिन अगर उससे रिलेटेड आपको कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ तो वो आपने लेना है। ऐसे नहीं कि लाइसेंस के बगैर ही आप शुरू हो जाओ। बी, द रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयर इन, यानी जो कुछ भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं ट्रेड के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, ताकि फ्री कंपटीशन हो, उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे, आप कहोगे कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, बिज़नेस है, मैं जिस तरह मर्ज़ी करता जाऊँ, नहीं, किसी की मोनोपोली को नहीं होने देना। इसीलिए कुछ रेगुलेशंस बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो उन रेगुलेशंस को अडॉप्ट करके ही आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हो, किसी बिज़नेस को, किसी ट्रेड को आप कर सकते हो। सी,
the carrying on by the federal government or a provincial government or by a corporation controlled by any such government or any trade, business, industry or service to the exclusion complete or partial of other persons. फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो कोई भी कॉरपोरेशंस वगैरह हैं उस ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड, अगर वो चाहें तो एक्सक्लूड कर सकती हैं सर्विस टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शल ऑफ अदर पर्सनस। यानी फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट ने कहा है कि 100% ये बिज़नेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अगर आएंगे तो गवर्नमेंट उनको एक्सक्लूड कर देगी। 1000 बंदा अगर वो बिज़नेस उस पर्टिकुलर एरिया में कर रहा है तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। देखें, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस, प्रोफेशन, ये हर बंदे का राइट है, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जो लॉज उनसे रिलेटेड हैं उनको फॉलो करके ही आप वो ट्रेड, बिज़नेस या प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम हर रोज़ टीवी पे सुनते हैं। एवरी सिटीज़न shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam। अब ये हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो इस आर्टिकल को आधा ही पढ़ के वो कहते हैं बस यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अलाउ है, यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहें हम कर सकते हैं, हम जो बोलना चाहें हम बोल सकते हैं। हमारे मुल्क में आर्टिकल 19 में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि जो हमारी सहाफ़त है वो आज़ाद है, आर्टिकल 19 में बताया गया है। यहाँ तक ही इन सहाफ़ी हज़रात ने ख़ास तौर ने यहाँ तक ही आर्टिकल को पढ़ना, इसके बाद वाला हिस्सा वो पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। अब ये सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वो कौन सी हैं? नंबर 1 के ये देखें, सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। यानी इस्लाम के अगेंस्ट कोई पर्सन खड़ा हो के ये स्पीच नहीं कर सकता किसी इस्लाम के, अल्लाह माफ़ करे, उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे दीन मज़हब के अगेंस्ट नहीं कोई स्पीचेस वगैरह दे सकता, ये मना है, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। दूसरी बात ये आ गई कि पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान के डिफेंस के अगेंस्ट खड़ा होके कोई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप बोलना शुरू कर दो। अब इसकी रीसेंट एग्जांपल वही है जो पिछले साल हामिद मीर ने किया था। उसने खड़े होके हमारी पाक फ़ौज के अगेंस्ट क्या क्या कुछ नहीं बोला था। सो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आधा ही आर्टिकल है कि जी मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी सहाफ़त आज़ाद है, बस बात ख़त्म होगी, मैं जो बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ। नहीं, ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। आपके पास इतनी आज़ादी नहीं है कि आप पाकिस्तान के डिफेंस के, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दो, जैसा कि हामिद मीर ने किया था और तब से बैन हुआ, आज तक बैन हुआ। नंबर 3, देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। आप किसी पाकिस्तान के, हर मुल्क के अपने कोई फॉरेन अफेयर्स होते हैं, आप उनको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हो। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट को भी आप क्रिटिसाइज, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उनके फ़ैसलों के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बट ये नहीं हो सकता कि आप जजों को ही धमकियाँ वगैरह देना शुरू कर दो। जैसे इसकी एग्जांपल है जब ये तलाल चौधरी ने, दानियाल अजीज़ ने, फिर वो एक इनका और भी थे कराची के, उन्होंने की थी, वो उन्होंने जजों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी, फिर सब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आप जजों को धमकियाँ देना शुरू कर दो, मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दो। कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस। अब ये आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप तो इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लाम की ग्लोरी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, फिर आप अपने मुल्क की, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट, पाकिस्तान के डिफेंस के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो, आप कोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। जैसे अब ये 2 दिन पहले ही राना सनाउल्लाह ने फिर धमकी दी है
कि जी अगर किसी ने शहबाज शरीफ को सज़ा दी तो हम उस जज का घेराव करेंगे। अब ये कोई बात करने वाली, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। एनीहाउ मेरे कहने का मतलब ये था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें दी गई है आर्टिकल 19 में, ये दैट इज़ सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस। इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। अब ये जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, इनको चाहिए कि आर्टिकल 19 को पहले गौर से पढ़ें, उसके बाद फिर ये बोला करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन। Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulations and reasonable restriction imposed by law। अब ये आर्टिकल 19A जो है ये भी ऐड किया गया था थ्रू 18th अमेंडमेंट के। हर सिटीज़न का ये राइट है कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक एक्ट भी बनाया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप स्टेट सीक्रेट से रिलेटेड कहो कि मुझे जी इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे दो। हर जो फंडामेंटल राइट बताया गया है, साथ साथ उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे हमें बताई जा रही हैं, लेकिन हम उसको आधा पढ़ के ही खुश हो जाते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन हर पर्सन का राइट है, वो ले सकता है, बट इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। स्टेट सीक्रेट वगैरह से रिलेटेड नहीं, आप जाके कोर्ट में फाइल कर दोगे या गवर्नमेंट को आप लेटर लिखने शुरू कर दोगे कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। जो नहीं अलाउ वो नहीं अलाउ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी मज़हब की आज़ादी है हमारे मुल्क में आर्टिकल 20 में। सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, 3 कंडीशंस बता दी गई हैं। अगर तो कानून के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, मोरालिटी के का ध्यान रखते हुए हर बंदे को फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस हिज रिलीजन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नंबर 1, every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion। हर शहरी का ये राइट है कि वो जिस भी रिलीजन से उसका ताल्लुक़ है वो उसको प्रोपेगेट भी कर सकता है, उसकी तबलीग भी कर सकता है, उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है। इस पे कोई कदगन नहीं है। इसीलिए हमारे मुल्क में जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, बट उसके साथ साथ जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनको भी अलाउ है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसकी तबलीग करना चाहें तो वो कर सकें। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी फ़िरके का, जो भी मज़हब का पर्सनस हैं वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बना भी सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे मुल्क में प्रोवाइडेड है, बट दैट इज़ सब्जेक्ट टू लॉ। कानून के मुताबिक अगर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो एप्लीकेबल होंगी, और वो पब्लिक ऑर्डर को, ये नहीं हो सकता कि वो ऐसे काम करने शुरू कर दें जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। एनी हाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आर्टिकल 20 में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 21, safeguard against taxation for purpose of any particular religion. No person shall be compelled to pay any special tax to proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own। आर्टिकल 21 में बेसिकली ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो कोई ऐसा स्पेशल टैक्स उस पर इम्पोज नहीं किया जाएगा जो कि स्पेंट होना हो उसके अपने रिलीजन से हट के किसी दूसरे रिलीजन की मेंटेनेंस पे, उस पे वो स्पेंट होना हो। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि जो फॉर इंस्टेंस जो ज़कात है वो स्पेंट ऑब्वियसली मुस्लिम्स पे होगी, तो ये नहीं हो सकता कि आप क्रिश्चियंस को या हिंदूज़ पे, उन पे भी ये टैक्स लगाओ, उन पे भी ज़कात लगाओ कि आप पे करो। सो जिस पर्सन का जो रिलीजन है वो उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेशल टैक्सेस हैं तो वो दे सकता है, उस पर इम्पोज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर तो वो टैक्सेस जो है, स्पेशल टैक्सेस जो हैं, वो किसी दूसरे रिलीजन पे स्पेंड होने हैं तो वो उस पर इम्पोज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 22, सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। ये जो
रिलीजन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सब आर्टिकल 1, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relate to a religion other than his own। देखें, इस आर्टिकल में ये कह दिया गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर वो किसी डिफरेंट रिलीजन का है, उसमें अगर किसी पर्सन का रिलीजन वो डिफरेंट है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिलीजन में, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो उसकी वर्शिप्स में पार्ट ले, उसकी सेरेमनीज़ में पार्ट ले, उसके जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन से रिलेटेड उनको फॉलो करे। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हमारे मुल्क में कोई क्रिश्चियंस के स्कूल्स वगैरह हैं, तो उनमें अगर मुसलमानों का कोई बच्चा उसका एडमिशन वगैरह है, तो उसके लिए मुसलमानों के बच्चे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी वर्शिप्स के करे, जो क्रिश्चियंस की हैं उनकी जो सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं उनको अटेंड करे, जो इंस्ट्रक्शंस रिलीजन से रिलेटेड वो क्रिश्चियन स्कूल दे रहा है उसको वो भी फॉलो करे। सेम वे अगर मुसलमानों का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल वगैरह, तो ये सेम वे क्रिश्चियन अगर कोई बच्चा उसमें एजुकेशन ले रहा है तो उस पर अप्लाई नहीं होता कि वो मुसलमानों की जो इंस्ट्रक्शंस रिलीजन से रिलेटेड दी जा रही हैं, जो हमारी सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं, वो क्रिश्चियन बच्चा जो है वो भी फॉलो करे। सो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। सब आर्टिकल 2, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन और कंसेशन इन रिलेशन ऑफ टू टैक्सेशन। सब आर्टिकल 2 में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इसको हमने कोई टैक्सेस वगैरह में अगर कोई एग्जेम्पशंस बाकियों को दे रहे हैं तो इनको नहीं देनी। यानी टैक्सेशन से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अगर एक को कोई रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो वो दूसरों को भी वो उस टैक्स में देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये डिफरेंट कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन है, इसको हम एग्जेम्प्ट नहीं करते, सब पे इक्वल होगा। सब आर्टिकल 3, सब्जेक्ट टू लॉ। नंबर 1, एनी रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन shall be prevented from providing religious instructions for people of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination। यानी किसी भी सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक अगर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे तो आप लगा सकते हो, वरना हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अलाउ होगा कि वो अपने प्यूपल्स जो उसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो शागिर्द हैं, उनको अपने रिलीजन के मुताबिक वो जो किस्म की तालीम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू लॉ है, कानून ने अगर मना कर दिया कि आप इस किस्म की तालीम नहीं दे सकते तो आप नहीं देंगे, अगर अदरवाइज़ आप दे सकते हो। बी, नो सिटीज़न shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth। सेकेंडली अब इस आर्टिकल में ये बात कर दी गई है कि कोई भी सिटीज़न है, कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, उसको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एड लेने से इस बेस पे मना नहीं किया जाएगा कि आपका रेस डिफरेंस है, आपका रिलीजन डिफरेंट है। यानी जो एड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो हर शहरी का हक़ है। किसी को उसके रिलीजन की बुनियाद पे, उसकी कम्युनिटी के बुनियाद पे, उसकी कास्ट, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। आर्टिकल 4 में ये बता दिया गया है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न, एजुकेशनली या सोशली कोई क्लास है जो कि बैकवर्ड है,
उससे रिलेटेड, उनकी एडवांसमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजंस, अगर कोई लॉ वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 23 प्रोविज़न एज टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आर्टिकल 23 में है। एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू एक्वायर, hold and dispose of in any part of Pakistan subject to the constitution and any reasonable restriction imposed by law in the public interest। कि ये आर्टिकल 23 में ये बताया गया कि हर पाकिस्तानी शहरी का ये राइट है कि वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ख़रीदे, उसको होल्ड करे, या अगर उसको बेचना चाहे, ट्रांसफ़र करना चाहे किसी दूसरे पर्सन को, तो ये उसका बुनियादी हक़ है, वो ऐसा कर सकता है। बट सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस है कि अगर कानून में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको फॉलो करना है। अदरवाइज़ हर पर्सन को ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करे और उसको जिस तरह चाहे वो उसका ओन करे, उसका पोजेशन रिटेन करे, उसको जब चाहे वो सेल आउट कर दे, एक्सचेंज कर ले, ट्रांसफ़र कर दे, जिस तरह वो चाहे कर सकता है। 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। सब आर्टिकल 1 नो पर्सन शैल बी कंपल्सरीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी किसी पर्सन को भी ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसको महरूम नहीं किया जाएगा, उससे ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले ली जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 23 में भी यही बताया गया था कि हर पर्सन का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करे, उसको रिटेन करे, उसका पोजेशन एंजॉय करे। सो किसी से भी, किसी शहरी से भी उसके प्रॉपर्टी के राइट नहीं लिए जाएंगे एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर तो कानून कह रहा है, फॉर इंस्टेंस एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, फिर उसके बाद वो अरेस्ट नहीं हो रहा, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया कोर्ट की तरफ से, तो उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर कानून कह रहा है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हो, अगर वो इश्तिहारी वगैरह हो जाएगा तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, आप उसको रिटेन करो, उसके पोजेशन को एंजॉय कर सकते हो। आपको विदाउट एनी रीज़न कोई भी आपकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता। सब आर्टिकल 2 नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ सेव फॉर पब्लिक पर्पज़। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक पर्पज़ के लिए सेव की गई हो उसका ज़बरदस्ती ना तो एक्वायर की जाएगी, ना उसका पोजेशन लिया जाएगा, एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, या लॉ ने उसको सेव किया हो कि इसको हमने एक्वायर करना है, विच प्रोवाइड्स फॉर द कंपनसेशन देयर ऑफ, और उसकी कंपनसेशन भी दी जानी है, एंड ईदर फिक्सेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑन एंड द मैनर इन विच कंपनसेशन इज़ टू बी डिटरमिन्ड एंड गिवन। सब आर्टिकल 2 में कहा गया कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए ली जानी हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उसकी कंपनसेशन भी डिटरमिन की हो, कंपनसेशन किस तरह देनी है वो भी डिटरमिन किया हो, इवन देन वो प्रॉपर्टी भी ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। सब आर्टिकल 3 अब इसमें एक्सेप्शंस बता दी गई हैं इस आर्टिकल 24 की। हमने ऊपर तो सब आर्टिकल 2 में पढ़ लिया कि कंपलसरी किसी को किसी प्रॉपर्टी के एक्वायर नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 3 में इसकी एक्सेप्शन बता दी गई है, किन सिचुएशन में उसको एक्वायर किया जा सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ नंबर 1 एनी लॉ permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger or to life, property or public health। के अगर तो कानून कह रहा है कि किसी प्रॉपर्टी को ज़रूरी है कि उसका पोजेशन लिया जाए, उसको कंपल्सरी एक्वायर किया जाए, तो वो कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर्टी हो डेंजर टू लाइफ हो उससे, या उससे पब्लिक हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, तो इस सिचुएशन में उसको ज़बरदस्ती एक्वायर किया जा सकता है। नंबर 2 एनी लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन एक्वायर्ड बाई और कम इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाई एनी अनफेयर मीन्स और इन एनी मैनर कंट्रेरी टू लॉ। दूसरी बात इन्होंने ये कर दी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने अनफेयर मीन्स से एक्वायर की है जिसकी लॉ इजाज़त नहीं देता, तो उस प्रॉपर्टी को एक ज़बरदस्ती एक्वायर किया जा सकता है। जैसे हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनकी प्रॉपर्टियां जो हैं उन्होंने अनफेयर मीन्स से एक्वायर की हैं, तो आर्टिकल 24 में ये कहा गया कि अगर अनफेयर मीन्स से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हो तो उसको वापस लिया जा सकता है। नंबर 3 सी
any law relating to the acquisition, administration or disposal of any property which is or is deemed to be enemy property or the evacuee property. evacuee property वो होती है जिसका कोई मालिक ही ना पता हो कि इसका मालिक कौन है, या तो वो एनिमी प्रॉपर्टी हो, किसी दुश्मन मुल्क के वो प्रॉपर्टी हो, या किसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका कोई मालिक ही ना पता हो कि कौन मालिक है उसका. Under any law not being the property which has been seized to be evacuee under the property law. So कोई भी लॉ के अंडर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को भी कंपल्सरी एक्वायर किया जा सकता है जिसके मालिक का ही ना पता हो, या फिर वो किसी दुश्मन की प्रॉपर्टी हो. डी, any law providing for the taking over of the management of any property by state for the limited period either in the public interest or in the order to secure the proper management of the property or for the benefit of its own owner. तीसरी बात आ गई है कि अगर कानून में किसी प्रॉपर्टी को की मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी लिमिटेड पीरियड के लिए अगर स्टेट उसको एक्वायर करना चाहे तो कर सकती है. जैसे ये गार्डियंस वगैरह अपॉइंट हो जाते हैं जो माइनस बच्चों की प्रॉपर्टी होती हैं उनसे रिलेटेड, या कोई प्रॉपर्टी 4 फीट का कर ली जाती हैं तो उनसे रिलेटेड को रिसीवर वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए, या उस ओनर की प्रॉपर्टी के ओनर अगर वो माइनर वगैरह है या जो भी है उसके अपने फ़ायदे के लिए उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट स्टेट एक्वायर कर सकती है. ई, any law providing for the acquisition of any class of property for the purpose of. अब ये अगर कोई लॉ कह रहा है कि किसी कोई ख़ास क्लास ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर कोई कानून कह रहा है कि उनको एक्वायर करना है वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन पर्पसेस अगर बताए गए हैं. नंबर 1, प्रोवाइडिंग एजुकेशन और मेडिकल एड और टू ऑल और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सिटीज़न. कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर लॉ कह रहा है कि एजुकेशन के लिए, फिर मेडिकल एड के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाना है उसके लिए एक्वायर करनी है तो फिर वो कर सकते हैं. सेकेंडली, प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज सच एज रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज, गैस, इलेक्ट्रिक पावर. अब ये अगर तो वो प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि उन्होंने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, उसके अलावा रोड्स बनानी है, कोई वाटर सप्लाई के लिए कोई ज़मीन लेनी है, सीवरेज के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए उन्होंने कोई ज़मीन चाहिए तो वो एक्वायर कर सकती हैं. अगर तो कानून कह रहा है तो वो ले सकती हैं. नंबर 3, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज हु on account of unemployment, sickness, infirmity or old age are unable to maintain themselves. या कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं जिससे वो मेंटेन करना चाहते हैं उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, सिक हैं, इन्फर्म हैं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, उन सब पर्सों की मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है तो वो कर सकती है. सो ये ई क्लॉज में ये बताया वो पर्पसेस बताए गए हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है. एजुकेशन आ गया, मेडिकल आ गया, हाउसिंग सोसाइटी आ गया, वाटर सप्लाई, रोड, सीवरेज, गैस. फिर उसके बाद लास्टली था कि अगर अनएम्प्लॉयड, सिक, बूढ़े लोगों को मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहती है, उस मकसद के लिए वो यूज़ होगी तो वो कर सकते हैं. एफ, एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ मेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 253. अब आर्टिकल 253 में बताया गया कि अगर कानून में कोई मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि आप इतनी प्रॉपर्टी रख सकते हो तो वो उतनी ही एक पर्सन रख सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगी तो वो एक्वायर की जा सकती है. सब आर्टिकल 4, द एडुकेसी और अदरवाइज ऑफ एनी कंपनसेशन प्रोवाइडेड for by any such law as is referred to in this article or determined in pursuance thereof shall not be called in question in any court. सब आर्टिकल 4 में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की है जिसकी कोई कंपनसेशन उन्होंने पहले ही बता दी थी और वो कंपनसेशन दे दी गई है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा. The adequacy or otherwise of any compensation provided for by any such law as is referred to this article or determined in pursuance thereof shall not be called in question in any court. यानी जो भी उन्होंने compensation determine कर दी है
उसको, उसकी वैलिडिटी को, उसकी एडिक्वेसी को कि वो मुनासिब है, नहीं मुनासिब है, कम है, ज़्यादा है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी उन्होंने कंपनसेशन सेट कर दी है वो फाइनल है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 4। बट वो सम सिचुएशंस में हम चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में वो हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 24, इसमें बेसिकली ये बताया गया, आर्टिकल 23 को इसमें ये गया था कि हर बंदे का राइट है कि वो प्रॉपर्टी के एक्वायर करे, उसको एंजॉय करे और उसको जब चाहे वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। आर्टिकल 24 में बेसिकली ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उसकी जो जायदाद है, उसको जो प्रॉपर्टी है, उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर फोर फीचर वगैरह करनी हो। सेकेंडली इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि कंपलसरी किसी से भी उसकी प्रॉपर्टी को नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर वो अनफेयर मीन से बनाई गई है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में उस प्रॉपर्टी का हासिल किया जाना ज़रूरी है, तो इस सूरत में गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उसकी कंपनसेशन दे और उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। सब आर्टिकल 1, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सब आर्टिकल 1 में ये कहा कि जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, वो कानून के सामने बराबर हैं और उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जानी चाहिए, सब के लिए कानून बराबर है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम तो अब प्रैक्टिस में रोज़ देखते हैं कि अदालतों में वो जब कैदियों को लाया जाता है ना, तो जिस वैन में वो उसको लाया जाता है, एक वैन में उन्होंने 50-50 बंदे जो हैं वो डाले जाते हैं, बड़े बुरे हाल होते हैं उनके। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ हमारे एलीट क्लास के लोग हैं, वो कहते हैं जी कि अगर हमने कोर्ट में हमने आना है तो हमें वो लैंड क्रूज़र लग्जरी गाड़ियाँ दी जाएँ, और फिर कोर्ट भी वहाँ पे ऑर्डर करती है कि नहीं जी इनकी कमर में दर्द होता है तो इनको लग्जरी गाड़ी में आपने लेके आना है। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि सारे आर्टिकल 25 में तो कह दिया कि कानून की नज़र में सब बराबर है, इक्वल ट्रीटमेंट आपने करना है, आर्टिकल 25 में बता दिया गया है। बट इन रियलिटी हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, उसकी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दी गई कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उनके लिए कानून और है, जो गरीब तबका है उनके लिए कानून और है। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जिस दिन हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा, सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसी दिन हमारे मुल्क में तरक्की भी होना शुरू हो जाएगी। एनी हो, आर्टिकल 25 ने कह दिया जी कि सब बराबर हैं कानून की नज़र में। सब आर्टिकल 2, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि कोई फीमेल है या मेल है, इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सब आर्टिकल 2 में कह दिया था कि सेक्स की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सब आर्टिकल 3 में कह दिया गया कि अगर स्टेट चाहे तो वो औरतों और बच्चों से रिलेटेड स्पेशल लॉज बना सकता है। सब आर्टिकल 25A, ये भी 18th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाई लॉ, कि इसके मुताबिक जिन बच्चों की एज 5 to 16 ईयर्स होगी उनको लाजमी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट की तरफ से दिलवाई जाएगी। ये आर्टिकल 25A था। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। In respect of access to places of public entertainment or resort not intended for the religious purpose only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground or only of race, religion, caste, sex, residence और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर कोई भी पाकिस्तानी का शहरी जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस को अटेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है।
इस बुनियाद पे कि आपका रिलीजन डिफरेंट है, आपकी कास्ट डिफरेंट है, आपका सेक्स डिफरेंट है, सो इस बुनियाद पे किसी को रोका नहीं जाएगा। हर पर्सन, हर शहरी पाकिस्तान का हर पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। सब आर्टिकल 2, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो इसके साथ ही अटैच कर दिया गया कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, बट औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस इससे रिलेटेड बनाई जा सकती हैं। आर्टिकल 27, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, ये मुलाजमतों से रिलेटेड है कि इनमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। सब आर्टिकल 1, नोट सिटीज़न अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth। पहली बात सब आर्टिकल 1 में कह दी गई है कि किसी भी सर्विस, पाकिस्तान की किसी भी मुलाजमत में अगर कोई पर्सन क्वालिफाइड है तो इस बात पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, उसका सेक्स जो है वो डिफरेंट है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है। अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको जॉब दी जाएगी, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइजोज इसके साथ अटैच है। नंबर 1, provided that for a period not exceeding 40 years from the commencing day, post may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in service of Pakistan। अब जो पहली प्रोवाइज़ो जो दी गई है उसमें ये कहा गया है कि कमेंसिंग डे, जिस दिन से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन से लेके, सब आर्टिकल 1 में ये कह दिया गया था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। सभा इसकी प्रोवाइज़ो में उन्होंने पहली बात ये कर दी गई कि जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे अगले 40 साल तक कुछ जो बैकवर्ड एरियाज़ या क्लास हैं उनके लिए सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कुछ सीट्स रिज़र्व की जाएगी, जिनको हम कोटा सिस्टम कहते हैं। वो 40 साल तक होना था, लेकिन अब तो 40 साल से ऊपर हो गए हैं, स्टिल ये कोटा सिस्टम चल रहा है। वो इस प्रोवाइज़ो के तहत दिया गया था 40 साल तक, लेकिन आज भी वो एप्लीकेबल है। ये बैकवर्ड एरियाज़, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये प्रोवाइज़ो रखी गई थी। Second proviso, provided further that in the interest of the said service, specified post or service may be reserved for the members of either sex if such posts or service entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by the members of the other sex। अब इसमें ये प्रोवाइज़ो ये दे दी गई है सेकेंडली कि बेसिकली सब आर्टिकल 1 में कहा था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी कास्ट, सेक्स की बुनियाद पर, लेकिन इस प्रोवाइज़ो में ये कह दिया गया है कि अगर कोई जॉब किसी पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड, वो अगर ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है तो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे नर्सेज़ हैं, अगर वो नर्सेज़ जो हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा फीमेल्स ही होती हैं। सेम वे अगर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं। सो यहाँ पे प्रोवाइज़ो में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, ऊपर का है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि अगर सूटेबल ज़्यादा है, परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर सेक्स के पर्सन की, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन इंटरेस्ट ऑफ द सेड सर्विस, उस सर्विस की बेहतरी के लिए स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विस में भी रिज़र्व की जा सकती हैं फॉर मेंबर्स ऑफ ईदर सेक्स इफ़ सच पोस्ट और सर्विस इंटेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस विच कैन नॉट बी एडिक्वेटली परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द अदर सेक्स। तो ये रिज़र्व कर सकते हैं सीटें कि जी ये सीट सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ये सीट्स के लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। सो अगर तो उस सर्विस की परफॉर्मेंस को कंसिडर करके यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। थर्ड प्रोवाइज़ो, provided also that under representation of any class or area in the service of Pakistan may be redressed in such manner as may be determined by an act of Majlis Shura। अब यहाँ पे इन्होंने इस फर्दर जो प्रोवाइज़ो है इसमें ये कहा गया है कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है किसी स्पेसिफिक एरिया या कास्ट को, तो वो थ्रू एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के थ्रू ही आपने कानून में रख के तो आप वो कर सकते हो। सब आर्टिकल 2, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल
any local or other authority in province from prescribing in relation to any post or class of services under that government or authority conditions as to reside in the province for a period not exceeding 3 years प्रायर टू द अपॉइंटमेंट अंडर दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटी। देखें, जो हमें सब आर्टिकल 1 में कहा गया था कि किसी को प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के लिहाज से आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उसको जॉब देते वक्त, बट यहाँ पे सब आर्टिकल 2 में ये कह दिया गया कि अगर कोई सूबा या कोई अथॉरिटी कोई जॉब वगैरह देना चाहती है तो उनको इतना राइट होगा कि वो कह दें कि जी पंजाब के सूबे के लिए अगर कोई जॉब है या सिंध के सूबे के लिए अगर कोई जॉब है तो जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसकी रेजिडेंस उस सूबे में एटलीस्ट 3 इयर्स तक की हो। ऊपर कहा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे ये कह दिया गया कि सूबे वगैरह कह सकते हैं कि जिस बंदे को हमने जॉब देनी है, जिस पर्सन ने अप्लाई करना है, वो एटलीस्ट 3 इयर्स तक उस प्रोविंस का उसके पास रेजिडेंस हो। Now the last article, Article 28, preservation of language, script and culture, subject to Article 251 Article 251 में ये कहा गया था बेसिकली कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, लेकिन उसके बाद जो सूबे चाहें तो वो अपनी साथ साथ दूसरी जो उनकी सूबाई लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that purpose। कि हर सिटीज़न के पास ये राइट होगा कि वो अपनी लैंग्वेज को, जो भी उनका कल्चर है, उनको प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हर पर्सन का राइट है। सो this was all about the fundamental rights which are provided under chapter 1 of Constitution of Pakistan from article 8 to 28। हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनके साथ कुछ restrictions भी अटैच हैं, हमने उनको भी पढ़ा है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।